हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू स्टडी प्लैनेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है चोल साम्राज्य। इतिहास में चोल साम्राज्य एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो समय न गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, चोल साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। इस राजवंश ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण भारत और पड़ोसी क्षेत्रों में एक विशाल हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। अब आइए बात करते हैं इस साम्राज्य के संस्थापक की। तो इस साम्राज्य के संस्थापक थे विजयालय। 850 ईस्वी से 871 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने चोल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने पल्लवों की अधीनता से निकलकर तंजौर पर कब्जा कर लिया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। विजयालय को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 9वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 850 ईस्वी में इस वंश का पुनरुत्थान किया। विजयालय से पहले चोल पल्लवों के सामंत थे। विजयालय ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए पल्लवों और पांड्यों के बीच चल रहे संघर्ष का लाभ उठाया और तंजौर पर विजय प्राप्त की, जो उस समय पांड्यों के अधीन था। इस विजय के बाद उन्होंने अपनी राजधानी उरैयूर से तंजावुर स्थानांतरित कर दी, जिसने चोलों के साम्राज्य का केंद्र बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी जीत के उपलक्ष्य में विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। उन्होंने तंजौर में निशुंभ शोधनी देवी दुर्गा का एक रूप है का एक मंदिर भी बनवाया, जो उनकी धार्मिक आस्था को दर्शाता है। विजयालय के बाद उनके पुत्र आदित्य प्रथम ने शासन संभाला और चोल साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। आदित्य प्रथम की बात करें तो आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी तक शासन किए। इन्होंने पल्लवों को पूरी तरह से पराजित करके उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आदित्य प्रथम लगभग 871 से 907 ईस्वी तक चोल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक थे। वह संस्थापक विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उनके शासनकाल को चोलों के विस्तार और शक्ति के सुदृढ़ीकरण का काल माना जाता है। अगर मुख्य उपलब्धियों की बात करें तो सबसे पहली उपलब्धि थी पल्लवों पर विजय। दोस्तों, आदित्य प्रथम ने पल्लव शासक अपराजित बर्मन को हराकर तोंड मंडलम, जो कि पल्लवों का क्षेत्र था, को अपने राज्य में मिला लिया। इस विजय ने चोलों को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया और पल्लव राजवंश का अंत कर दिया। दूसरी उपलब्धि थी पश्चिमी गंगों पर प्रभुत्व। इन्होंने पश्चिमी गंगों पर भी अपना अधिकार स्थापित किया, जिससे चोल साम्राज्य का विस्तार और भी अधिक हुआ। अगली उपलब्धि की बात करें तो कोंगू नाडु की विजय थी। आदित्य प्रथम ने पांड्य शासक परांतक वीर नारायणन से कोंगू नाडु को भी जीत लिया, जिससे चोलों का प्रभाव दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र में फैल गया। उनकी आस्था की बात करें तो शैविक आस्था थी उनकी। वे भगवान शिव के एक महान भक्त थे। उन्होंने कावेरी नदी के किनारे अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। आदित्य प्रथम के शासनकाल में चोलों ने न केवल अपनी स्वतंत्रता को मजबूत किया, बल्कि एक बड़े साम्राज्य की नींव भी रखी, जिस पर बाद के महान शासकों जैसे राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। बात करें अगर राजराज प्रथम की तो 985 से 1014 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इन्हें चोल साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की, मालदीव द्वीपों पर अधिकार किया और एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। चोल सम्राट राजराज प्रथम लगभग 985 से 1014 के बीच जिन्होंने शासन किया था, चोल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे। उन्होंने अपने पिता उत्तम चोल के बाद सिंहासन संभाला और अपने 30 वर्षों के शासनकाल में चोल साम्राज्य को एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। अब बात करते हैं उनकी प्रमुख उपलब्धियों की। तो सबसे पहली उपलब्धि है विस्तृत साम्राज्य। दोस्तों, राजराज प्रथम ने कई नौसैनिक और सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने दक्षिण में केरल और पांड्य शासकों को हराया, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा किया और मालाबार तट व मालदीव द्वीपों को भी अपने अधीन कर लिया। उनके शासनकाल में चोलों का साम्राज्य उत्तर में कलिंग तक फैला हुआ था। अगली उपलब्धि की बात करें तो प्रशासनिक सुधार को लिया जा सकता है। वह एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने भू राजस्व निर्धारित करने के लिए भूमि का व्यापक सर्वेक्षण कराया और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया, जो चोल प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता थी। अब बात करते हैं कला और वास्तुकला की। राजराज प्रथम कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल है। अगर बात की जाए धार्मिक सहिष्णुता की तो वह स्वयं एक शैव भक्त थे और उन्होंने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, लेकिन वे अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी संरक्षण दिया। इन सभी उपलब्धियों ने राजराज प्रथम को एक महान विजेता, कुशल प्रशासक और निर्माता के रूप में स्थापित किया और उनके बाद उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने इस साम्राज्य को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब बात करते हैं राजेंद्र प्रथम की।
1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये राज प्रथम के पुत्र थे और इन्होंने अपने पिता के साम्राज्य का और भी अधिक विस्तार किया। इन्होंने कलिंग को जीतकर बंगाल तक अपना प्रभाव फैलाया और गंगा नदी तक विजय अभियान चलाया, जिसके बाद इन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय साम्राज्य पर भी आक्रमण किया। चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम चोल राजवंश के सबसे महान शासकों में से एक थे और राज प्रथम के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपने पिता के विशाल साम्राज्य को और भी अधिक विस्तृत किया और इसे दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख उपलब्धियों और सैन्य अभियान के बारे में। तो पहली उपलब्धि थी गंगा घाटी पर विजय। राजेंद्र प्रथम का सबसे प्रसिद्ध अभियान गंगा नदी के किनारे तक था। उन्होंने उत्तरी भारत में पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने गंगईकोंडा चोल की उपाधि धारण की। गंगईकोंडा चोल का मतलब होता है गंगा को जीतने वाला चोल। उसके बाद इन्होंने नई राजधानी बनाई। गंगा अभियान की सफलता के बाद इन्होंने अपनी नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम गंगा को जीतने वाले चोल का शहर का निर्माण कराया। यहाँ उन्होंने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की तरह ही एक और भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया पर नौसैनिक विजय की। दोस्तों, राजेंद्र प्रथम की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि श्री विजय साम्राज्य, आज जो मलेशिया और इंडोनेशिया है, पर उनका सफल नौसैनिक अभियान था। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना के बल पर इस साम्राज्य को हराया और मलक्का जल डमरू मध्य पर नियंत्रण स्थापित किया, जिससे चोलों का समुद्री व्यापार पर दबदबा बढ़ गया। अब बात करते हैं श्रीलंका और अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण की। उन्होंने अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करते हुए पूरे श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया। उन्होंने पश्चिमी चालुक्यों और पांड्यों को भी पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल चोल साम्राज्य के गौरव का शिखर था। उनकी सैन्य सफलताओं ने चोलों को एक क्षेत्रीय शक्ति से एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति में बदल दिया था। राजेंद्र प्रथम के बाद शासन किया कुलोत्तुंग प्रथम ने 1070 से 1122 ईस्वी तक। चोल राजवंश के एक महान और महत्वपूर्ण शासक थे कुलोत्तुंग प्रथम। उनका शासनकाल चोल इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने चोल और पूर्वी चालुक्य राजवंशों को एक साथ मिला दिया था। अब आइए बात करते हैं कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में प्रमुख जानकारियाँ और उनकी उपलब्धियों के बारे में। दोस्तों, कुलोत्तुंग प्रथम चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम की बेटी अमंगा देवी और वेंगी के पूर्वी चालुक्य राजा राजा नरेंद्र के पुत्र थे। उनके सिंहासन पर बैठने के बाद चोल राजवंश की मध्य शाखा समाप्त हो गई और चालुक्य चोल वंश की शुरुआत हो गई। दोस्तों, कुलोत्तुंग प्रथम ने शांति का रास्ता अपनाया था। उन्होंने अनावश्यक युद्धों से बचने की नीति अपनाई, जिससे उनका अधिकांश शासनकाल शांति और समृद्धि का काल रहा। उन्होंने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया। प्रशासनिक और आर्थिक सुधार की बात करें तो उन्होंने भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का पुनः सर्वेक्षण कराया। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने चुंगी और तटकर जैसे कई करों को समाप्त कर दिया, जिसके कारण उन्हें सुंगम तविर्त चोल यानी कर हटाने वाला चोल की उपाधि प्राप्त हुई। अब बात करते हैं कुलोत्तुंग प्रथम के विदेशी संबंधों की। कुलोत्तुंग प्रथम ने चीन सहित दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे। 1077 ईस्वी में उन्होंने 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा। सैन्य अभियान की बात करें तो उन्होंने पश्चिमी चालुक्यों को पराजित कर चोलों के वर्चस्व को बनाए रखा। उन्होंने पांड्य और केरल के विद्रोह को भी दबाया। यद्यपि उनके शासनकाल में श्रीलंका का कुछ हिस्सा चोल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया था, फिर भी वे अपने अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल थे। कुल मिलाकर कुलोत्तुंग प्रथम ने चोल साम्राज्य को स्थिरता और आर्थिक समृद्धि प्रदान की, जिससे वे एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी शासक के रूप में जाने जाते हैं। कुलोत्तुंग प्रथम के बाद कई शासकों ने चोल साम्राज्य पर शासन किया, लेकिन उनकी शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे कम होते गए। कुलोत्तुंग प्रथम के बाद के प्रमुख राजाओं का क्रम इस प्रकार से है, आइए आपको बताते हैं। कुलोत्तुंग प्रथम के बाद आए विक्रम चोल। 1118 से 1135 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कुलोत्तुंग प्रथम के पुत्र थे। इनके शासनकाल में चोलों को पश्चिमी चालुक्यों और होयसलों से लगातार संघर्ष करना पड़ा, जिससे साम्राज्य की सीमाएं संकुचित होने लगी। उसके बाद आते हैं कुलोत्तुंग द्वितीय। 1135 से 1150 इनका शासनकाल है। ये विक्रम चोल के पुत्र थे। उनका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा और उन्होंने कला तथा साहित्य को संरक्षण दिया, लेकिन इस दौरान साम्राज्य की राजनीतिक और सैन्य शक्ति में गिरावट जारी रही। फिर आते हैं राज द्वितीय। 1150 से 1173 ईस्वी तक। कुलोत्तुंग द्वितीय के बाद ये राजा बने थे। इनके शासनकाल में आंतरिक विद्रोहों और पड़ोसी राज्यों के बढ़ते प्रभाव ने चोलों को कमजोर कर दिया। फिर आए राजाधिराज द्वितीय। 1173 से 1179। इनके शासनकाल में पांड्यों के आंतरिक मामलों में चोलों का हस्तक्षेप बढ़ गया था, जिससे पांड्यों और चोलों के बीच संघर्ष और तेज हो गया था। फिर आते हैं कुलोत्तुंग तृतीय। 1179 से 1218 ईस्वी। इन्हें बाद के चोल शासकों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। उन्होंने पांड्यों, चेरों और होयसलों को कई बार पराजित किया और कुछ समय के लिए चोलों की खोई हुई प्रतिष्ठा को बहाल करने का प्रयास भी किया।
फिर आते हैं राजराज तृतीय 1218 से 1246 ईस्वी। इनके शासनकाल से चोल साम्राज्य का पतन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। पांड्य शासक मारवर्मन सुंदर पांड्य ने उन्हें कई बार हराया। फिर आते हैं राजेंद्र तृतीय 1246 से 1279 ईस्वी। चोल साम्राज्य के अंतिम ज्ञात शासक यही थे। उनके शासनकाल में पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर पांड्यन ने उन्हें निर्णायक रूप से हराया, जिससे चोलों का शासन समाप्त हो गया और पांड्य साम्राज्य का उदय हुआ। इस प्रकार कुलोत्तुंग प्रथम के बाद के शासक लगातार आंतरिक संघर्षों और बाहरी हमलों से जूझते रहे, जिसके कारण अंततः 13वीं शताब्दी के अंत तक चोल साम्राज्य का पतन हो गया। अब बात करते हैं चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की। चोल प्रशासन अपनी सुव्यवस्थित संरचना और विशेष रूप से स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जिसकी सहायता के लिए मंत्री और अन्य उच्च अधिकारी होते थे। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो चोल साम्राज्य की सबसे अनूठी विशेषता ग्राम स्तर पर स्वायत्तता थी। गांवों को 3 सभाओं में बांटा गया था। सबसे पहला था उर। यह गांव की एक सामान्य सभा थी जिसमें सभी कर देने वाले निवासी शामिल होते थे। दूसरी थी सभा या महासभा। यह ब्राह्मणों के गांव की सभा थी और इसे विशेष स्वायत्तता प्राप्त थी। अगला था नगरम। यह व्यापारियों और कारीगरों की सभा थी। कर व्यवस्था की बात करें तो भूमि कर आय का प्रमुख स्रोत था। इसके अलावा व्यवसाय कर, चुंगी कर, आयात कर और अन्य कर भी लगाए जाते थे। कला और स्थापत्य कला की बात करें तो चोल शासक कला और स्थापत्य कला के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में द्रविड़ शैली के मंदिरों का अभूतपूर्व विकास हुआ। मंदिरों की बात करें तो चोल मंदिरों की प्रमुख विशेषता विशाल विमान यानी मंदिर के ऊपर का पिरामिड नुमा शिखर था और ऊंची 4 दीवारी थी। राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाया गया गंगईकोंडा चोलपुरम का मंदिर इसी शैली के उत्कृष्ट उदाहरण माने जा सकते हैं। मूर्तिकला की बात करें तो चोल काल की कांस्य मूर्तियां, विशेष रूप से नटराज शिव की मूर्तियां, अपनी कलात्मक सुंदरता और जीवंतता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चित्रकला की बात करें तो मंदिरों की दीवारों पर चोलकालीन भित्ति चित्र भी पाए गए हैं, जिनमें धार्मिक और पौराणिक दृश्यों का चित्रण है। अब बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की। कृषि की बात करें तो चोलों ने सिंचाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया, जिससे कृषि समृद्ध हुई। कावेरी जैसी नदियों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। व्यापार की बात करें, चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, जिसने उन्हें बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण करने में मदद की थी। इससे दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और अरब देशों के साथ समुद्री व्यापार फला फूला। समाज की बात करें, समाज कठोर जाति व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने मंदिरों के निर्माण और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं चोल साम्राज्य के पतन के बारे में। चोल साम्राज्य का पतन कई आंतरिक और बाहरी कारणों से हुआ, जो 12वीं शताब्दी के अंत से शुरू होकर 13वीं शताब्दी में पूरी तरह समाप्त हो गया। साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण इस प्रकार से हैं। सबसे पहले लेते हैं आंतरिक कारण। आंतरिक कारण में सबसे पहला है कमजोर शासक। राजेंद्र प्रथम के बाद के शासक उतने सक्षम नहीं थे। उनके उत्तराधिकारियों को राष्ट्रकूटों और अन्य प्रतिद्वंदियों से लगातार संघर्ष करना पड़ा, जिससे साम्राज्य कमजोर होता चला गया। उसके बाद आंतरिक कलह को लेते हैं। शासक परिवारों में सत्ता के लिए संघर्ष और विद्रोह होते रहे, जिससे साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। अब बात करते हैं चोल साम्राज्य के पतन के बाहरी कारणों की। तो सबसे पहला है पांड्यों का उदय। 13वीं शताब्दी में पांड्य शासक शक्तिशाली होकर उभरे। पांड्य राजा मारवर्मन कुलशेखर पांड्यन प्रथम ने अंतिम चोल सम्राट राजेंद्र तृतीय को हरा दिया, जिससे चोल साम्राज्य का अंत हो गया। उसके बाद अन्य शक्तियों का भी उदय हुआ। होयसल और काकतीय जैसे राजवंशों ने भी चोलों के कमजोर होते ही उनके क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 1216 ईस्वी में होयसल राजाओं ने चोल इलाकों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी शक्ति और भी कमजोर हो गई। उसके बाद मुस्लिम आक्रमण भी हुए। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। इन आक्रमणों ने दक्षिण भारत की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया और चोल साम्राज्य के बचे हुए प्रभाव को भी समाप्त कर दिया। चोल साम्राज्य का अंत 1279 ईस्वी में हुआ, जब पांड्यों ने अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय को हराया और उसके बाद दक्षिण भारत में उनका वर्चस्व समाप्त हो गया।